नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। अभियंता अभियंता यानी इंजीनियर। एक इंजीनियर वो होता है जिसके जिम्मे होता है नई चीजें बनाना। एक इंजीनियर वो होता है जिसके जिम्मे होता है कंस्ट्रक्टिव वर्क। एक इंजीनियर के जिम्मे इतना कुछ होता है कि एक राज्य में अगर कोई अभियंता है तो उसका जिम्मा यह है कि वो जहां पर भी तैनात है उसके इर्द गिर्द जो उसके जिम्मे में क्या नई नई चीजें वो बना सकता है। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है, यहां पर जो अभियंता हैं उन अभियंताओं का काम है माल कमाना, नोट गिनना, दनादन 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 नोट गिनना। आज ऐसे ही एक अभियंता का खुलासा करेंगे। आप इन अभियंता के पास जाकर 5 मिनट बैठेंगे तो इस बात का दावा है कि आपका तन मन सब पवित्र हो जाएगा। इतनी पवित्र बातें करते हैं, आपको फील होगा जैसे किसी संत के पास बैठे हैं आप। लेकिन जब उनका कारनामा आप सुनेंगे तो असल में आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि भैया इतना सात्विक आदमी इतना बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। तो कई कई चेहरे होते हैं। मुझे याद आता है एक बड़े शायर का शेर कि हर आदमी में बसते हैं न जाने कितने आदमी, उसको जो देखना हो तो 10-20 बार देखिए। आज उसी 10-20 बार देखेंगे आदमी को और डंके की चोट पर देखेंगे। संत संत पूज्य होते हैं, पूजनीय होते हैं। संत वो होते हैं जिनके सानिध्य से ही जीवन के दुख समाप्त होकर के जीवन खुशियों की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो संतों को बदनाम करते हैं। इतिहास ने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, हमने सीखा है, जिन्होंने इस पावन संत नाम को खराब किया है। आज ऐसा ही एक फर्जी संत से आपको मिलवाएंगे। कहने को तो वो इंजीनियर हैं, लेकिन ऐसी सात्विक और मीठी बातें करते हैं जैसे कोई संत हो। संत हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जब उनसे मिले तो वो हमें ही जीवन का उपदेश देने लगे, मोह माया से हमें ही मुक्त करने की कोशिश करने लगे। एक बारगी तो हमारे जिस संवाददाता ने उनसे मुलाकात की, जीवन से ही उसका मोह भंग हो गया। भगवान ऐसे फर्जी संतों से इस दुनिया को बचाए। इनका नाम है रघुनंदन प्रसाद शर्मा। वैसे तो इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियर रघुनंदन प्रसाद शर्मा कैमरे पर कबूल करेंगे कि इन्होंने पैसे लिए हैं और बाकायदा कैसे लिए हैं सब कुछ हम दिखाएंगे। बाकायदा मनी ट्रेल दिखाएंगे, किस अकाउंट से पैसा आया, किधर गया। तो देखिए न्यूज 11 भारत का सबसे बड़ा खुलासा, संत रघुनंदन, इस रिपोर्ट में। प्रसाद शर्मा है, झारखंड पेयजल स्वच्छता विभाग में मुख्य अभियंता हैं। अभियंता यानी इंजीनियर। पेशे से भले इंजीनियर हैं लेकिन बोली से संत हैं। इनसे बात कीजिए, दुनिया का ज्ञान मिल जाएगा। खैर, इनकी क्वालिफिकेशन जान लीजिए संतों वाली। जमशेदपुर में पोस्टिंग के दौरान इन पर आर्थिक गठबंधन का आरोप है। इन पर 68,59,000 रुपए की अवैध निकासी का गंभीर आरोप। जांच समिति की जांच रिपोर्ट इन पर लगे आरोपों पर मुहर लगाती है। जांच समिति ने इन पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की, लेकिन रघुनंदन प्रसाद शर्मा पर किसी बहुत बड़ी ऊपरी शक्ति का हाथ है। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, इनको पेयजल स्वच्छता विभाग में अभियंता प्रमुख बनाने की तैयारी। 7 महीने में ही इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। इनके साथ जो लोग आरोपी थे वो अब भी आरोप झेल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये रघुनंदन हैं तो ये आरोप मुक्त हो गए। हम भी रघुनंदन जी के पास पहुंचे, पूछा कि हुजूर ऐसा कैसे, मतलब कैसे कर लेते हैं? प्रभु आप ये हैं, आप वो हैं, आप क्या हैं? तो जो जवाब मिला वो असल में जवाब नहीं बल्कि प्रवचन था। मैं बता सकता हूँ, जो कहना था वो हो गया। मतलब पैसा आ गया है, लेकिन उसको कुछ बोलना नहीं चाहते। नहीं, ये गलत है। आपने कहा ना कि आपके यहाँ 30 लाख आया है, 30 लाख गलत है। क्या कितना 29 लाख आया? 28 लाख। कोई मतलब ही नहीं। अब हमारे पास रघुनंदन जी उसके साक्षात। हाँ तो है, तो मैं क्या कहूँ साक्षात का, फिर मैं उसका दूसरा क्या कहूँ? वो तो जो साक्षात है तो साक्षात को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभियंता प्रमुख के रेस में नहीं रहता हूँ, न पहले था, न अभी भी हूँ और भविष्य में भी नहीं रहूँगा।
क्योंकि अभियंता प्रमुख का जो पद है वह चीफ इंजीनियर का ही पद है। मैं एक नियमित चीफ इंजीनियर हूँ, मेरे सैलरी में कोई हाइक नहीं होना है। लेकिन टेंडर्स अब हमारे पास तो पुख्ता सबूत था कि रघुनंदन साहब ने गड़बड़ी की है। जमशेदपुर में इनके सहयोगी थे काशीनाथ। काशीनाथ साहब ने रघुनंदन साहब की पुत्री के अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और उस अकाउंट की पूरी डिटेल्स आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे पास तो इस गड़बड़ी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी थी, तो हम तो कंफर्म थे ही कि गड़बड़ी तो तय है। लेकिन हम समझ रहे थे कि संत रघुनंदन कैमरे पर कुछ बोलने में हिचकिचा रहे हैं, तो हमने एक कैमरा बंद कर दिया और दूसरा छुपा हुआ चालू रखा। जिस कैमरे पर उन्होंने माना कि देखिए पैसा तो लिया है लेकिन उतना नहीं लिया जितना आप बता रहे हैं, कम लिया है हुजूर। अब देखिए, अब तो कैमरा वैमरा नहीं ऑन है। अब ये बताइए, तो ये कैसे उसी के थ्रू आया है? ये कैसे अकाउंट का डिटेल आया है? 30 लाख कैसे आपकी बेटिया के अकाउंट में चला गया? हर जगह पर लोगों की मंशा तो अलग अलग होती है। भाई आप समझ रहे हैं कि आप मेरे मददगार हैं, कुछ हमको तत्काल पैसे की जरूरत है, हमको जरा सा 500 रुपया देते दीजिए, वो मैं आपसे ले लिया और जैसे ही कल पैसा आ गया हम आपको वापस कर दिए। इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि अकाउंट्स के थ्रू और ऐसा रहता है, ये सब सर्वघाती है। उसमें कहीं कुछ ऐसा फिजिकली लिया था आपने? हाँ, जो भी मदद लिया था वो सब गलत है। और अगर जो आप लोग कह रहे हैं तो उसमें 3 तरह की घटना होती है, सिर्फ रघुनंदन शर्मा ही उसमें नहीं है। 3 तरह की घटना थी कि यहाँ पर जैसे रांची में है ना, रांची वेस्ट डिवीजन है, अब उसमें है जैसे यहाँ 2 डिवीजन है, तो जमशेदपुर में भी 2 डिवीजन है, एक आदित्यपुर, दूसरा जमशेदपुर। मैं जमशेदपुर में था, आदित्यपुर में मेरे दूसरे कलीग थे, तो वो दोनों जगह काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों जगह काम कर रहा है। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, फिजिकली जो आप मदद लिए थे, आप वो मैं एग्जाम्पल दिया, तो मैंने हुआ था कि नहीं हुआ था? ये हम इसी के तहत में जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि क्या है, कि ये चेक फर्जी है, ये अकाउंट डिटेल फर्जी है। आप जो अमाउंट बोल रहे हैं वो अमाउंट गलत है। अच्छा, अमाउंट कम था? अमाउंट बहुत ही कम था और वो सब कहीं कुछ नहीं है। कितना हो? रघुनंदन शर्मा खुद कबूल रहे हैं कि अकाउंट में पैसा आया, बस वो 30 लाख नहीं 30 लाख से बहुत कम था। अब अकाउंट में 3 लाख रुपया, वो भी काशीनाथ से आने का। ये अकाउंट डिटेल फिर से देख लीजिए। तो क्या एक दागी को अभियंता प्रमुख बनाएगा पेयजल स्वच्छता विभाग? पैसा बेटी के अकाउंट में क्यों मंगवाया रघुनंदन शर्मा ने? काशीनाथ ने रघुनंदन प्रसाद शर्मा को पैसे क्यों दिए? रघुनंदन प्रसाद शर्मा की मदद कौन कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो अगर आपने वो स्टिंग ऑपरेशन ध्यान से देखा होगा तो स्टिंग ऑपरेशन में एक बात पर आपका ध्यान गया होगा। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं, उस पर मैं आप लोगों का ध्यान दिला देता हूं। पहली बात उन्होंने कहा कि देखिए सिर्फ रघुनंदन प्रसाद ही था क्या उसमें? ना हुजूर, आप अकेले ऐसा नहीं थे। अब मानते हैं आप अकेले नहीं थे। अब मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं। जमशेदपुर में पेयजल स्वच्छता विभाग में लगभग 69 लाख रुपए की अवैध निकासी होती है। उसी समय पैसे का कुछ हेरफेर होता है, अकाउंट डिटेल्स हमारे पास आ जाते हैं। 7 महीने से इसकी जांच चल रही है। जो विभागीय जांच समिति थी उसने बोला कि हाँ रघुनंदन प्रसाद दोषी हैं, उन पर जांच, उन पर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि चूंकि ये संत हैं तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी। 7 महीने में इनके साथ जो बाकी आरोपी हैं वो तो आरोपी रह गए, लेकिन रघुनंदन प्रसाद को आरोप मुक्त कर दिया विभाग ने। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं विभाग ने तय कर लिया था कि रघुनंदन प्रसाद को अब अभियंता प्रमुख बना ही देना है। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस अकाउंट की डिटेल्स हम बता रहे हैं ये इनके बेटी के नाम से है। चूंकि हम भी इंसान हैं, गलती अगर रघुनंदन जी की है तो इनके परिवार को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसमें इनकी बेटी का नाम है या इनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम है। लेकिन अगर किसी को पैसे मंगवाने होते हैं
तो वो अपने अकाउंट की जगह अपनी बेटी के अकाउंट में मंगवा रहा है, क्यों? पहली चीज। जो दूसरा आरोपी है उससे पैसे मंगवा रहा है, क्यों? दूसरी बात। तीसरी बात, उन्होंने कबूल किया कि हाँ पैसे जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन पैसे कम थे, पैसे कम थे। और जब हमने अपना कैमरा ऑफ कर दिया उसके बाद रघुनंदन शर्मा ने यह बात कबूली है, जब वो कंफर्म हो गया कि हाँ वहां पर कोई कैमरा नहीं था, ऑफ द कैमरा। लेकिन वहां एक खुफिया कैमरा मौजूद था जिसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। रघुनंदन शर्मा इतने कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है, अभी आने न्यूज 11 भारत के इस प्रोग्राम में डंके की चोट पर बैठने से पहले तक कुछ लोग कहते रहे कि जितना बोलना है बोल लीजिए, 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन आएगा और वो अभियंता प्रमुख भी बनेंगे। मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से डॉक्टर तनुज खत्री हैं, मेरे साथ कांग्रेस से राकेश सिन्हा साहब हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सरोज सिंह साहब हैं, और मेरे साथ न्यूज 11 भारत के एसोसिएट एडिटर अमित सिंह साहब हैं। सबसे पहले मैं अमित जी के पास ही आ रहा हूं। अमित जी, न्यूज 11 भारत के इस कार्यक्रम से पहले तक यह बात कही गई कि जितना चिल्लाना है चिल्ला लो अभिषेक भारती, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो न्यूज 11 भारत, कुछ नहीं होना जाना, कुछ नहीं होना जाना। पहुंच इतनी ऊपर तक है, सेटिंग इतनी ऊपर तक है कि आप चिल्ला के मर जाओगे, लेकिन आप रघुनंदन शर्मा को ना भ्रष्टाचार से रोक सकते हो और ना उनका प्रमोशन रोक सकते हो, अभियंता प्रमुख बन करके रहेंगे। अमित जी। जी भारती, यह तो अब जैसे कि जानकारी मिल रही है न्यूज 11 भारत को कि रघुनंदन शर्मा को पेयजल विभाग का अभियंता प्रमुख बनाने के लिए स्थापना समिति ने बैठक करके संचिका स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव और उसके बाद मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। उस संचिका पर आजकल में निर्णय हो जाना है। हस्ताक्षर के बाद उनके अभियंता प्रमुख बनने से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होगा। यह लगभग तय हो गया है, क्योंकि 28 फरवरी को जो अभी वर्तमान अभियंता प्रमुख है श्वेताब कुमार, वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1 मार्च से वो कुर्सी खाली हो जाएगी। अभी विभाग के पास नल जल घर योजना सहित कई जलापूर्ति योजनाओं के काम से संबंधित निविदा टेंडर के निष्पादन किया जा रहा है। ऐसे में अभियंता प्रमुख की कुर्सी का खाली रहना उचित नहीं है। इसे देखते हुए पेयजल विभाग ने अभियंता प्रमुख बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली। बस अब सवाल यह उठ रहे हैं कि जो अभियंता प्रमुख की कुर्सी पे बैठ रहा है, क्या वह इंजीनियर सिस्टम में फिट हो चुका है, तभी उसे अभियंता प्रमुख बनाया जा रहा है। जबकि इनके ऊपर अपने कार्यकाल में इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, आज इनको विभाग ने अभियंता प्रमुख बनाने के लिए ही आरोप मुक्त किया है। इसी आरोप में और कई अभियंता है जो दागी अभी भी हैं और उन पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के अकाउंट से इनके काशीनाथ साहू, जो व्यक्ति इनका सहकर्मी था, साथ में काम करने वाला था जमशेदपुर प्रमंडल में, उसके अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसा गया है। ये तब गया है जब एफआईआर खुद रघुनंदन शर्मा ने काशीनाथ साहू पे करवाया है। उसके पहले ये पैसे इनके अकाउंट में आए। उस जो एफआईआर हुआ है उसमें राजेश कुमार, जो एक फर्जी व्यक्ति के नाम से इसमें बताया गया है कि काशीनाथ साहू ने राजेश कुमार के नाम से 2 चेक काटे हैं, उसमें लगभग 70 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई है। ये जांच में प्रमाणित हो गया है। इसमें सूत्रधार माना गया है रघुनंदन शर्मा को। ये जांच पदाधिकारी भी बता चुके हैं। अब जो अकाउंट से पैसे गए हैं उसमें 1/3/2014 को अपने काशीनाथ साहू पे ये एफआईआर करवाते हैं और उसके पहले 1/3/2014 को ही 27/7/2013 को काशीनाथ साहू के अकाउंट से इनके पुत्री के अकाउंट में 3 लाख रुपए का ट्रांसफर हुआ है। अब ये पैसे किस लिए उन्होंने लिए? अब वो बता रहे हैं कि मैं सहयोग के लिए लिया हूं। तो स्वाभाविक है, मैं भी एक कर्मचारी हूँ, न्यूज 11 में काम करता हूँ, अपने सहयोगी से सहयोग लेता हूँ तो अपने अकाउंट में लेता हूँ। मैं किसी भाई और पत्नी के अकाउंट में वो सहयोग की राशि नहीं लेता हूँ। अगर कर्ज ही ले रहे हैं, सहयोग मतलब कर्ज, इन्होंने तो वो 3 लाख रुपए इन्होंने कैसे वापस किए? अब बड़ा सवाल ये है, अगर इन्होंने लिए हैं तो वो 3 लाख रुपए इन्होंने वापस भी किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो वो 3 लाख रुपए इन्होंने कर्ज लिया या क्या लिया, उसकी क्या स्थिति है, अब यह जांच का विषय है। जी भारती, जांच का विषय बहुत कुछ है सरोज जी, तमाम चीजों को आप देख रहे हैं। कबूलनामा है, बाकायदा वो कह रहे हैं कि मैंने लिया है।
वो कह रहे हैं बस जो हमने तो एक अंधेरे में तीर मारा था कि आपने 30 लाख रुपए लिए, उन्होंने कहा नहीं 30 लाख नहीं लिए हैं, कम लिए हैं लेकिन लिए हैं, सब कबूल रहे हैं, उसके बाद भी अब कुछ बच जाता है। देखिए सारी चीजें आईने की तरह स्पष्ट है कि ये व्यक्ति वहाँ निर्मल जल भारत के मिशन के तहत जिसको बोलते हैं ये वहाँ पर थे 13 और वहाँ पर जो घपला हुए हैं जो ये 68 लाख रुपए के, उसमें सारी संलिप्तता इनके सामने आ गई है। और आने के बाद सबसे बड़ा बात है कि आने के बाद इनकी संलिप्तता होने के बाद भी सरकार जिस तरह से आप अभियंता पर, मुझे भी जो जानकारी है कि इनको अभियंता प्रमुख बनाने की पूरी तैयारी है, और तैयारी क्या है उसकी फाइल भी बढ़ चुकी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और अभियंता प्रमुख इनको बनाने की तैयारी है। और जितने लोग, क्योंकि एक व्यक्ति से तो कोई घोटाला या कोई चीजें हो नहीं सकती है, सरकार का या कानून का ऐसा प्रावधान है कि उसमें कई लोग जुड़े होते हैं, इनके पास फाइल जाएगा उनके पास जाएगा, तो उसमें कई लोग हैं। इसके गैंग लीडर ये जरूर रहे हैं और गैंग लीडर थे तो कई लोग हैं, और सबको छोड़ के इनको अभियंता प्रमुख बनाने के लिए जो है सो तुरंत इनको मुक्त कर दिया गया कि भाई ये दोषी नहीं है, बाद बाकी पर थोप करके क्योंकि जो जितना भ्रष्ट है उतना वैसे ही लोग से तो काम कराना है ना, क्योंकि जो जितना भ्रष्ट है उतना ही मजे है इस सरकार में, और भ्रष्ट लोगों को ही लाएंगे तब तो काम होगा। और मंत्री जी कैसे ऐसे दागी व्यक्ति को विभाग ने कैसे बढ़ाया है फाइल और अभियंता पर, ये तो सरकार के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बताएंगे। बाद बाकी सारी चीजें तो आप बता रहे हैं। मुझे भी बहुत जब आप बोले कि जब इस विषय पे चर्चा है, जब मुझे बुलाए कि ये एक विषय है उस पर चर्चा है, तो मैं भी कुछ जानकारी इकट्ठा करके आया हूँ। तो मेरे पास जो जानकारी है, इस आदमी को जेल में होना चाहिए, ये आदमी अभियंता प्रमुख बन रहा है। तो पहले सरकार में बैठे दोनों लोग, दोनों मित्र यहाँ हैं सरकार के, कांग्रेस के भी मित्र हैं और जेएमएम के भी मित्र हैं, पहले उनसे इस पर राय ले लिया जाए, तो फिर मैं इस पे आगे चर्चा को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। पहले मैं चाहूंगा कि उनकी राय आ जाए। चलिए पहले मैं सबकी राय लूंगा। एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाइए, वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाइए, क्योंकि उसको एक बार गौर से देखना और सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। एक बार मैं मेरे पीसीआर के मित्रों से कहूंगा कि एक बार उस स्टिंग ऑपरेशन को चलाइए ताकि दर्शकों को भी बहुत कुछ क्लियर हो जाए। उस स्टिंग ऑपरेशन के आखिरी अंश को और बीच के अंश को जरूर से ध्यान से सुनिएगा। एक बार सुनाइए। नहीं होना। अब ये बताइए तो ये कैसे उसी के थ्रू आया है, ये कैसे अकाउंट का डिटेल आया है, 30 लाख कैसे आपकी बेटिया के अकाउंट में चला है? हर जगह पर लोगों की मंशा तो अलग अलग होती है, मंशा सबकी तो अलग अलग है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आपसे मैं कुछ कहा कि भाई हम समझ रहे हैं कि आप मेरे मददगार हैं, कुछ हमको तत्काल पैसे की जरूरत है कि हमको जरा 500 रुपया दे तो दीजिए, वो मैं आपसे ले लिया, और जैसे ही कल मेरे पास पैसा आ गया हम आपको वापस कर दिए। इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि अकाउंट्स के थ्रू और ऐसा रहता है, ये सब सर्वघाती है, उसमें कहीं कुछ ऐसा फिजिकली लिया था आपने, जो भी मदद लिया था वो सब गलत है। और अगर जो आप लोग कह रहे हैं तो उसमें 3 तरह की घटना होती है, सिर्फ रघुनंदन शर्मा ही उसमें नहीं है। 3 तरह की घटना थी कि यहाँ पर जैसे रांची में है ना, रांची वेस्ट डिवीजन है, अब उसमें है जैसे यहाँ 2 डिवीजन है, तो जमशेदपुर में भी 2 डिवीजन है, एक आदित्यपुर दूसरा जमशेदपुर। मैं जमशेदपुर में था, आदित्यपुर में मेरे दूसरे करीब थे, तो वो दोनों जगह काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों जगह काम कर रहा है। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, फिजिकली जो आप मदद लिए थे, फिजिकली जो मदद लिए थे आप, वो मैं एग्जाम्पल दिया, तो मैंने हुआ था कि नहीं हुआ था, ये हम इसी के तहत में जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपके खिलाफ कौन सी प्रेसी कर रहा है कि क्या है, कि ये चेक फर्जी है, ये अकाउंट डिटेल फर्जी है। आप जो अमाउंट बोल रहे हैं वो अमाउंट गलत है। अच्छा, अमाउंट कम था? अमाउंट बहुत ही कम था, और वो सब कहीं कुछ नहीं है। कितना हो? अमाउंट कम था। मेरे पैनल मेरे साथ है, डॉक्टर तनुज मेरे साथ है, राकेश जी मेरे साथ हैं, राजीव जी भी मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर तनुज के पास ही आ रहा हूं। डॉक्टर तनुज, एक सिस्टम काम कर रहा है इनके पीछे, आपको नहीं लगता कि सरकार को तय में जाकर के और इस सिस्टम को बेनकाब करने की जरूरत? आप सोचिए कि 2 बार मुख्य सचिव ने इनकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया, फिर भी तीसरी बार भेजा गया। मतलब यूं मुख्य सचिव पर भी प्रेशर डाल रहा है कि ना, आपको इंजीनियर प्रमुख इनको ही बनाना पड़ेगा। ये स्थितियां हैं। अब मतलब पेयजल विभाग में, चूंकि आपसे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि विभाग आपके सरकार के मंत्री, मतलब आप ही के पार्टी के मंत्री के पास है। नहीं बिल्कुल
बिल्कुल निश्चित तौर पर मंत्री जी के पास है और मंत्री जी का जो कार्य है वो झारखंड की जनता देख रही है, उनके क्षेत्र की जनता भी देख रही है किस तरीके से वो कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं अपने कार्यों के बदौलत। तो खैर बहरहाल वो अलग विषय है। अभिषेक जी, जिनके बारे में बात हो रही है उन पर अगर कोई कार्रवाई हुई तो वो सरकार ने कार्रवाई की करने का काम किया, सरकार के द्वारा गठित दल ने, कमेटी ने काम करने का उसकी जांच करने का काम किया, और जांचोपरांत जब उसमें पाया गया कि वो दोषी नहीं है, जो कि 21 फरवरी की अधिसूचना है जहां तक मुझे आपके माध्यम से पता चला और हमारे पास भी वो अवेलेबल है, तो पहली चीज तो वहीं क्लियर हो गई कि अगर किसी पर सवाल उठ रहा है तो उसकी सरकार जांच करवाएगी। विभाग ने उसकी जांच की और उसमें पाया गया कि वो दोषी नहीं है सर्वप्रथम। तो जब उसमें ये चीज पाया गया कि वो दोषी नहीं है तो ये बात अब कहां से आ जाती है कि कौन क्या बनने जा रहा है। ये काम तो हमारा और आपका है नहीं, ना ही यहाँ पे बैठे हुए लोगों का है कि कौन मुख्य अभियंता बनेगा, कौन वरीय अभियंता बनेगा, कौन कनीय बनेगा। ये एक प्रोसेस होता है, सरकार उसको देखती है कि किसको किस स्थान पे बैठाना है और कौन उसके योग्य है, ये देखा जाता है। ये हमारा और आपका, मुझे नहीं लगता है कि हमारा और आपका पार्ट, बिल्कुल ठीक है, वो एक जो भी प्रक्रिया चलते आ रही होगी, संवैधानिक प्रक्रिया जो चलती आ रही होगी, जो उसके योग्य होगा और जो एलिजिबल होगा वही बनेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ कहने को है। अब तो राकेश जी। अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमने आपके टीवी स्क्रीन पे अकाउंट देखा वो अकाउंट शायद 13 का है, 2013 का। 2013-14 के आसपास का। तो 2013 का जब वो अकाउंट है तो 2013 में महागठबंधन की सरकार थी नहीं, और ये जो पैसे का लेन देन का जो मामला है, जिसे सारे लोग भाजपा के मित्र कह रहे हैं या कि हमने पैसा लिया, या वो रघुनंदन जी इस बात को कह रहे हैं, तो 2013 में जब अगर अवैध निकासी हुई रघुनंदन जी के द्वारा, तो सरोज भाई कहां सोए हुए थे? उस वक्त उन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई? इसलिए कि 2013 में ये सत्ता में थे, उसी वक्त वो जांच करवा देते। जांच तो हुई नहीं। एक परिपाटी होती है कि जांच 2-3 पदाधिकारियों के बीच एक कमेटी बनती है, वो कमेटी जांच करती है। तो हम यह कह भी नहीं सकते कि जो उस कमेटी में जो लोग होंगे, जो जांच कर रहे होंगे, वो सारे के सारे भ्रष्ट होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे जो जांच कमेटी के लोगों ने जांच किया, जांच के उपरांत उन्होंने ये कहा कि ये निर्दोष है, ये दोषी है। जांच कमेटी के दौरान कमेटी ने कहा कि ये दोषी हैं। अच्छा, ये पता नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी ने कार्रवाई की अनुशंसा की, यहां तक कि उस समय के पूर्वी सिंहभूम के जो उपायुक्त थे उन्होंने भी कार्रवाई की अनुशंसा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये गंगा में डुबकी निकाली है, और गंगा में जो पता नहीं वो कौन सी गंगा थी जिसमें इन्होंने डुबकी लगाया कि उसमें से फिर ये संत रघुनंदन बनकर निकले हैं, एकदम नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता, अजर अमर अंतर्यामी, सब कुछ। देखिए अभिषेक जी, मैं इस बात को कह रहा हूं कि गठबंधन की सरकार या कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी, और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री भी संवेदनशील हैं और विभागीय मंत्री भी संवेदनशील हैं। तो स्वाभाविक तौर पे अगर कहीं किसी प्रकार का कोई प्रूफ है, तो अगर प्रूफ है तो प्रूफ पे कार्रवाई होना चाहिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। राजीव जी, सारी बातों को आप सुन रहे हैं, उसके बाद फाइनली मैं सरोज जी के पास आऊंगा। राजीव कुमार जी। जी 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 जी, सब चीज देखिए रहे हैं, सब चीज सुनिए रहे हैं। पहली बात ये कहेंगे भारती जी कि हम लोग कौन होते हैं ये पूछने वाले कि कौन कितना भ्रष्ट है और क्यों भ्रष्ट है। यदि किसी ने पैसा कमाया, किसी ने पैसा दिया और कोई इस तरह का दागी व्यक्ति आता है, तो हम और आप कौन होते हैं बोलने वाले। अभी तो 36 महीना और सरकार चलेगी, जितना लूटना है लूट लो, फिर उसके बाद से मधु कोड़ा जैसा होगा ही,
आज हो या कल हो। देखिए, ये पेयजल स्वच्छता विभाग एक ऐसे मंत्री के पास था मधु कोड़ा के टाइम में, जिनके नाम के अंत में ESH था। समझ गए? हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। उनके भाई का भी नाम सेम था, उसके बाद वो घर भी सेम है, तो यात्रा भी सेम जगह होगी। आप लोग समझ लीजिए। इसी के लिए सरोज जी यदि बोल रहे हैं कि कौन ऐसा आदमी है, क्यों बोलेगा कोई, तो सही बात है, सरोज जी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के लोग भी कोई दूध के धुले हुए हैं नहीं। ये लोग भी तो कोई मुद्दा उठा नहीं रहे हैं। इन लोगों को जोर शोर से उठाना चाहिए। कोई भी यदि लूट हो रही है तो उसके लिए जोर शोर से उठाना चाहिए। हम नहीं देखते हैं अभी बीजेपी के कोई भी पदाधिकारी या ये लोग कि रोड पर आकर के लिए एजिटेशन कर रहे हैं। लगता है कि सबको बालू का इंतजाम हो गया है, सबको कोयला का इंतजाम हो गया है और सबको अपना काम हो रहा है। सीईओ ऑफिस से लेकर और सेक्रेटेरिएट तक लूट मचा हुआ है, तो बीजेपी के लोग क्यों नहीं उठाते? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग भी दोषी हैं। मैं पूछ लेता हूं, सरोज जी से पूछ लेता हूं। मैं सरोज जी, जरा सरोज जी से पूछिए कि क्यों नहीं उठा रहे ये अब सरोज जी इसका जवाब हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है। सबकी बात सुन चुके हैं, लेकिन सरोज जी से हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि सरोज जी अपोजिशन जो है, हम लोगों की भाषा, हम लोगों का जो सोच है या हम लोगों का जो ग्रीवांस है, उसको अपोजिशन रेज करता है डेमोक्रेसी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सरोज जी के पास ही आ रहा हूं। सरोज जी जवाब दे दीजिए। देखिए, सरकार लूट ले या नहीं लूटे ये तो बात की बात है, लेकिन सरोज जी पहले बताएं हम। देखिए अमित जी और अभिषेक जी, देखिए कोई हमारे लीडर, चाहे हमारे अध्यक्ष हों, हमारे नेता हों या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, कोई भी लीडर का हमारा आप डेली का बयान और बाइट देखिए, या आपके चैनल पे मैं भी डेली आ रहा हूं, चाहे जितने लीडर हैं, तो वो डेली भ्रष्टाचार के ही बात कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर किसी अब तो जहां डालिएगा वहीं भ्रष्टाचार है, तो पर्टिकुलर किसी चीजों को अब कितना बोलिएगा, मतलब इतना अंबार है कि आप कह नहीं सकते हैं। तो भ्रष्टाचार पर डेली बातें हो रही है। अब देखिए, दो बातें आई सामने में, जो मित्र ने कहा तो उसकी चर्चा मैं आपको कर दूं। इन्होंने कहा कि 13-14 में किसकी सरकार थी, 13-14 में किसकी सरकार थी, राकेश भाई को पता ही नहीं है। 14 तक गठबंधन की ही सरकार थी, कांग्रेस और जेएमएम की ही सरकार थी। 14 बोला ही नहीं। मेरी बात की बात हुई। मैं 12-13 मैंने 13 की बात की। अब जरा एक मिनट बीच में नहीं बोले, जरा सुन ले। आप अगर गलत बोलिएगा तो ये देखिए, कैसे नहीं अच्छा एक बीच पहले अमित जी आप बता दीजिए, 13 और 14 में कौन था? 12 का को महीना भी तो बताइए, बताइए। 12 और 13 बताइए ना, 13-14 बताइए अमित जी, बताइए 13-14 में किसकी सरकार थी? 12 और 13 पूछ रहे, बताइए अमित भाई। अरे भाई 13-14 पूछ रहे तो 15-16, 17-18 आप देखिए 12-13 में सरोज भाई, 12-13 में पूछिए ना। अरे भैया, सरकार हेमंत जी की थी। 12-13 में नहीं, 14 में जिस समय ये हुआ है ना, ये देखिए, ये मेरे पास ये देखिए कागज है, जांच प्रतिवेदन। ये जो जांच प्रतिवेदन है, ये जब सरकार थी गठबंधन की, कांग्रेस जेएमएम की, उस समय का ये घोटाला है। और जांच प्रतिवेदन में आया है कब? तो जांच प्रतिवेदन पर साइन हुआ है 15/12 को। यानी उसमें ये पाया गया है कि ये व्यक्ति दोषी है। यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तब जांच प्रतिवेदन आया है। घोटाला आपके समय का है और आप अपने समय के घोटाले कि 15 में जांच आई तो उस समय कार्रवाई के लिए इनके खिलाफ विधानसभा में भी आवाज उठा था, जिसका भी कागज हमारे पास है। और उस समय सरकार ने कहा था कि इन पे कार्रवाई कर, बात सही है कि उस समय इन पे कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन इनको पुरस्कृत भी नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं जो बात है उसको स्वीकार कर रहा हूं ना। जैसे अभी घूम फिर रहे हैं, ये बात सही है कि उस सरकार ने इनको पुरस्कृत भी नहीं किया। ये निर्मल भारत अभियान के तहत जो घोटाला उस समय 68 लाख रुपए का हुआ है इस व्यक्ति द्वारा, और जांच प्रतिवेदन है, जांच ये है। और जिस सरकार में गड़बड़ हुआ, उसी सरकार के बाद जो है आप आकर के फिर आप ही के सरकार में गड़बड़ किया और आप ही लोग आके इसको पुरस्कृत कर रहे हैं फिर, और इनको अभियंता प्रमुख बनाने की तैयारी है। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और मैं तो पूरे कागज, जब मैं आप कह रहे थे तो मैं भी जानकारी रखा था, इनके बारे में कारनामे का पूरा लिस्ट है और उनको बनाने की तैयारी क्यों है, इस पर दोनों लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। और अब इनको जो है सो मुक्त भी कर दिया गया। मुक्त इसलिए कर दिया गया कि इनको अभियंता प्रमुख बनाना है।
आप बताइए कि 1200 करोड़ रुपया तो अभी केंद्र से आने वाला है, जो घर घर नल जल की योजना है। ये व्यक्ति रहेगा तो क्या हाल करेगा केंद्र के पैसे का और राज्य के पैसे का, आप सोच सकते हैं। और उसे अभियंता प्रमुख बनाने की तैयारी है। तो आपके समय के घोटालेबाज आप पुरस्कृत कर रहे हैं, आपको इस पर जवाब देना चाहिए। तो 13, 14, 12, 11 उलझा रहे हैं। आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए ना। ये आदमी अभी तो आप कह रहे हैं अभिषेक जी डंके के चोट पर कि इस आदमी का 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन होने वाला है। तो आप लोग बताइए कि नोटिफिकेशन नहीं होने देंगे, रुकेगा नोटिफिकेशन, नहीं तो ये आदमी तो गड़बड़ करेगा। ये तो भारत सरकार का पैसा का भी लूट करेगा। मैं आऊंगा, राकेश जी आऊंगा, दोनों लोग के हम लोग जाके बात करेंगे इनकी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। मैं वापस आऊंगा तो मैं सबसे जवाब लूंगा और राजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए राजीव जी, राजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित सिंह एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, सरोज सिंह जी भी हमारे साथ, राकेश साहब भी हमारे साथ हैं, तनुज खत्री भी हमारे साथ हैं, तमाम लोग हैं। अमित जी के पास पहले मैं एक बार आ रहा हूं। अमित जी देखिए, लड़ाई तो यहां पहुंच गई कि घोटाला जो वो किसके कार्यकाल में हुआ है। मेरा कार्यकाल, आपका कार्यकाल, आपका कार्यकाल, मेरा कार्यकाल। लेकिन ये अभी तक कोई किसी ने नहीं कहा कि इसकी आगे की परिणति क्या होगी। अमित जी, किसके कार्यकाल में हुआ है, क्या हुआ है, आपके पास कोई जानकारी इसको लेकर के? भारती जी 25/7 मतलब 2013-14 में ये घोटाला हुआ है, जो चेक के द्वारा 70 लाख रुपए 68 लाख रुपए की बात आ रही है। ये 2 चेक से निकाले गए हैं पैसे। हमारे पास जो जांच रिपोर्ट है, मैं आपको वहां पर आता हूं, जिस पेयजल विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ये आरोप मुक्त है, और जांच पदाधिकारी ने पाया, जो 7 महीने की जांच है उसमें जांच पदाधिकारी ने पाया कि कहीं भी एफआईआर में रघुनंदन शर्मा जी का नाम नहीं है। अच्छा। जांच पदाधिकारी ने सही पाया कि एफआईआर में रघुनंदन प्रसाद जी का शर्मा का नाम नहीं है, वो घोटालेबाज नहीं है, ऐसा जांच पदाधिकारी ने लिखते हुए उन्हें आरोप मुक्त कर दिया। लेकिन हम आपको कुछ दस्तावेज दिखा रहे हैं भारती। इसमें अधीक्षण अभियंता जमशेदपुर, आप देखिए इस जांच रिपोर्ट को, ये 15/12/2015 को आया है। और इसमें रमेश कुमार तत्कालीन मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक है पीएमयू के, और जब्बर सिंह विशेष सचिव, जो ये पूरी जांच रिपोर्ट अपने पास है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर एफआईआर होता तो उसमें रघुनंदन शर्मा जी का नाम जरूर आता, क्योंकि इस जांच रिपोर्ट के 3रे पन्ने पर लिखा हुआ है कि संविदा कर्मी श्री काशीनाथ कुमार एवं चेक हस्ताक्षर करता रघुनंदन प्रसाद शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जमशेदपुर, एवं प्रदीप कुमार चौधरी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता आदित्यपुर परमंडल की मिली भगत दर्शाता है। इसमें मिली भगत को स्पष्ट रूप से जांच पदाधिकारियों ने, विभाग के ही जांच पदाधिकारियों ने, जिनको एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपनी जांच में पाया कि रघुनंदन शर्मा इसमें संलिप्त हैं, वो इस घोटाले के सूत्रधार हैं। अगर इस जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग एफआईआर करवाता, इसमें लिखा हुआ है कि उन पे विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। अगर विभाग इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर करवाता तो आज रघुनंदन शर्मा आरोप मुक्त नहीं होते, चूंकि उसमें जो तर्क दिया गया है नोटिफिकेशन में विभाग के द्वारा, विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, उन्होंने बताया है कि रघुनंदन शर्मा पाक साफ है, इन्होंने जो गड़बड़ियां की हैं, जो एफआईआर हुआ है उसमें इनका कहीं भी नाम नहीं है, इसीलिए आरोप मुक्त है। अगर उसके बाद विभाग सक्रिय होता, सिस्टम सक्रिय होता, जिस सिस्टम ने इन्हें आरोप मुक्त बताया, और विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर एफआईआर होती तो आज रघुनंदन शर्मा आरोप मुक्त नहीं होते। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, रघुनंदन शर्मा जी की 2 बार फाइल मुख्य सचिव सुखदेव सर के पास भेजी गई। उन्होंने क्वारी करते हुए दोनों बार टर्न डाउन कर दिया फाइल कि भैया इन पे आरोप है, ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए हैं, इस पे क्या अद्यतन स्थिति है। तब विभाग ने आपाधापी में इन्हें एक नोटिफिकेशन, 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है कि आरोप मुक्त है, और आरोप मुक्त करते हुए इन्हें अभियंता प्रमुख के पद पर प्रोन्नति देने से संबंधित संचिका को तैयार कर सीएस के पास भेज दिया जाता है। अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और आने वाले दिनों में जैसा लग रहा है कि 28 तारीख को रघुनंदन शर्मा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख निश्चित बनेंगे, जैसे विभाग का सिस्टम काम कर रहा है। और उन्हें एक तरीके से इतने सारे जांच रिपोर्ट आने के बाद भी उनको दोष मुक्त बताया गया। राजीव जी, राजीव कुमार जी के पास एक बार मैं आ रहा हूं। राजीव कुमार जी,
मतलब सिस्टम क्या इतना कमजोर है या जी। फिर मतलब ये जो सिस्टम डेवलप है इतना कमजोर है? आप बताइए, 7 महीने के अंदर दोष मुक्त करके और बाकायदा मुख्य अभियंता बना दिया जा रहा है उस शख्स को जिसकी मतलब भ्रष्टाचार की गाथा विधानसभा तक में लहरा चुकी है, पहुंच चुकी है। तो मतलब क्या हम लोग इतने बेअसर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने मतलब किसी काम के नहीं है? ये पूरा सिस्टम ही किसी काम का नहीं है। होगा वही, होई है वही जो सिस्टम रची रखा। राजीव जी देखिए, ये वर्चुअली क्या है कि पीएचडी होल्डर है उस विभाग के लिए। पीएचडी होल्डर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उपयुक्त है उस पोस्ट के लिए, क्योंकि उस विभाग का नाम क्या है भारती जी? आप जानते होंगे जिस विभाग के बारे में बोल रहे हैं उस विभाग का नाम है पेयजल एवं स्वच्छता, यानी पानी पिलाने वाला। अस्वच्छता, सैनिटेशन, वो साफ कर देगा। आप चिंता मत कीजिए, 36 महीना बाद सब चीज साफ होगा। वो पानी भी अब ये पिला देंगे सरोज और जी तो साफ इस भी पे कर ये देंगे। लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए 36 महीना बाद सफाई होगी। ये सरोज जी हंस रहे हैं, लेकिन कायदे से इन लोगों को, बीजेपी वालों को कुछ करना चाहिए। शांत होकर बैठना नहीं चाहिए। हम इन लोगों से दुखी हैं, सरकार से दुखी हम लोग नहीं है, इसलिए कि सरकार जो है ना, राजीव भाई, हम वो लोग जो लड़ अपना रहे हैं। काम है वो कर ही रही है। सब एप्रोप्रिएट आदमी को बैठा ही रही है। 1200 करोड़ आ रहा है, बाकी का इंतजाम हो जाएगा। मैं अच्छा, आपके यहाँ जो है एंटी करप्शन ब्यूरो है, हाँ। वहां का आज तक का रिकॉर्ड है कि 300-500 रुपया का केवल रेड होता है और ये पकड़ा जाता है। मैक्सिमम दूसरा, 5000 तक जाता है। कभी भी आज देखिए, नहीं सुनिए, अभी भी देखे होंगे, कभी भी आपने एसीबी को किसी के यहां रेड करके उसके प्रॉपर्टी की जांच करते हुए देखा? ना, कभी बिहार में तो रोज दिख रहा है। हम लोग के यहाँ के न्यूज़पेपर में वहां के डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार का कितना प्रॉपर्टी मिला इसकी जांच हो रही है, उसका खबर छपता है। हम लोग को शर्म आती है कि ऐसा जो है हम राज्य में रह रहे हैं जहां रात दिन दूसरे मुद्दों में उलझाया जाता है, इसलिए कि सेकुलरिज्म इस तरह का मुद्दा जो है ना हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स में ऐसे मुद्दे हैं, उसके पीछे में आराम से पर्दा डाल के खूब कमा लो। मैं गरीब गुरबा, एक बार सरकार के दोनों प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, एक बार मैं इनसे भी देखिए, जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर साहब आपको एक और वर्ड बता दें, अभी हम लोग का सुन रहे हैं बचपन से, वो है आपको जल जंगल जमीन की सरकार। तो तीनों लूट लो, क्या करना है? डॉक्टर तनुज देखिए अभिषेक जी, जहां तक जांच की बात आप लोग कह रहे हैं कि विभागीय जांच, तो ये भी तो विभागीय सरकार के द्वारा नहीं जांच की गई है ना। अगर ये जांच अगर सरकार के द्वारा की गई है, उसमें अगर वो निर्दोष पाए गए हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं सीधी तौर पे, मैं गोल गोल नहीं करता हूं बात, जितना समझता हूं उससे थोड़ा कम बोलने की कोशिश करता हूं, ठीक है? और खी करने से क्या हे कर दे रहे हैं? गंभीरता रखने की जरूरत है। किसी विभाग का नाम, ठीक है, राजीव जी ने व्यंग किया, उनकी बात पे मैं नहीं कोई कमेंट करना चाहता हूं। मेरा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही है। अरे विभाग का नाम बता रहे हैं तो खी कर रहे हैं। गंभीरता रखिए, लोग सुन रहे हैं। और मैं फिर वो चीज दोहराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विभाग के मंत्री दोनों संवेदनशील हैं। इस बात को भुलाने की जरूरत नहीं है, इस बात को आईवॉश करने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यशैली को भी देखने की जरूरत है। और विभाग ने जब जो भी व्यक्ति हैं उनको जब ये कहा है कि वो निर्दोष हैं, और हम ये तय यहां क्यों कर रहे हैं कि कौन कहां बन रहा है? सरोज जी को पता है कि कहां संचिका है, किसने लौटा दिया, ये क्या नई परिपाटी उसकी शुरुआत हो रही है कि हम यहां बैठ करके तय करेंगे कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा? हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई होगी जो गलत है। हम ये कब से तय करने लग जाएंगे बैठ करके, या ये कब से तय करने लग जाएंगे कि पक्ष में कौन आएगा डिबेट करने, कौन कहां बैठेगा? यही तय करने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पे, नहीं ना। उसको वो तय करने का काम विभाग का है, सरकार का है कि कौन व्यक्ति उपयुक्त है, नहीं है। और जहां तक आप कीजिए, जाइए आवेदन दीजिए, पीआईएल कीजिए, अगर कोई गलत है तो कोर्ट में जाइए। पीआईएल हो चुकी है। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हो हूं चुका है, इनको बता दीजिए। हाँ? पीआईएल हो चुका, इनकी बात खत्म हो जाए तो मैं बोलूं? पूछ लीजिए, खत्म हो, बीच में नहीं। अच्छा चलिए, तनुज भाई और कुछ है? मैं कह रहा हूं कि हम कौन होते हैं तय करने वाले?
अब हम यहां से नैरेटिव सेट कर देखिए, ये यहां नहीं हो रहा है, ये नैरेटिव 2014 के बाद थोपा गया है देश में कि ऐसी नैरेटिव तय की जाए कि किसको बैठाना है किसको नहीं बैठाना है। ये तय करना मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार का काम होता है, हमारा और आपका नहीं होता है। सरोज जी देखिए, जब भी डिबेट में आता हूं अभिषेक जी, तो मेरे मित्र खत्री जी रहते हैं तो डिबेट को पर्सनल बनाते हैं। ये कई बार मुझ पर पर्सनल टिप्पणी कर चुके हैं। जब भी डिबेट आता मैं कभी पर्सनल टिप्पणी नहीं करता। डिबेट चल रहा है और कौन हंस रहा है कौन रो रहा है, मैं तो नाम भी नहीं लेता हूं आपका। आप मुझे पॉइंट आउट करके बोलते तो मैं बोलूंगा ही, फिर की बात नहीं है। आप डिबेट को पर्सनल बना रहे हैं। पर्सनल कहां बना रहे? कौन सा मेरे बारे में बात हो रही है? कौन से मेरे बारे में बात हो रही है? सवाल ये है, आप गंभीरता रखिए ना। अगर गंभीर विषय है, अगर न्यूज़ 11 दिखा रहा है तो गंभीरता से बात करिए। हमको समझ में आ रही है आपकी गंभीरता, तो हमको समझ में आ रही है। आपको क्या समझ में आएगी गंभीरता? न्यूज़ 11 में डिबेट है, चैनल में अमित जी न्यूज़ 11 लेकर के आया है इस विषय को कि किस तरह से फाइल बढ़ी हुई है। मैंने तो नहीं कहा, मैं आपसे ही पूछूंगा। मैं तो आप वो जो कह रहे हैं उनकी बात है कि शक्ति रखिए। अरे शक्ति और क्षमता दोनों है सरोज भाई। नहीं क्षमता है, कहाँ सुन रहे हैं आप? बोले तो हम सुने ना, सुनिए बोलिए बोलिए। ये बात तो न्यूज़ 11 में अमित जी ने कहा, यहाँ पर बैठे हुए हैं वहां, यहाँ से उन्होंने कहा कि फाइल बढ़ी हुई है। ये चर्चा हो रहा है कि एक भ्रष्ट अधिकारी को किस तरह से दोष मुक्त बता करके और उसको बैठाने की तैयारी है, उस पर चर्चा चल रहा है। और आप अमित जी उसको कुछ पेपर भी दिखाना चाह रहे हैं और पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। अमित जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। एक बार मैं अमित जी के पास आ रहा हूं। अमित जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं आप? अमित जी भारती जी, पहले दिन से न्यूज 11 भारत बोल रहा है कि अभियंता प्रमुख कोई भी बने उससे न्यूज 11 भारत को कोई लेना देना नहीं है। यह स्पष्ट है। हम सवाल उठा रहे हैं पेयजल विभाग के उस सिस्टम पर जो एक ऐसे अभियंता को वहां बैठाना चाह रहा है जो उसके लिए काम कर रहा है। उस सिस्टम पर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे पास जो साक्ष्य और प्रमाण आए हैं सिस्टम के तहत ही आए हैं और हमारा काम है संचिका कहां गई, कौन पदाधिकारी बन रहा है। एज ए संवाददाता, एज ए मीडिया कर्मी के नाते हम यह देखते हैं कि कहां क्या संचिका गुजर रही। तनुज खत्री जी, राकेश सिन्हा जी, सरोज जी, ये सारे लोग जो हैं ये अपनी बातें रखे, लेकिन न्यूज 11 भारत उस सिस्टम पर लगातार सवाल उठा रहा है। जब ये आरोप मुक्त हुए, जब इन पर कोई आरोप था ही नहीं, 2013 में इन्होंने कोई घोटाला किया नहीं, कोई घोटाले में शामिल नहीं थे, तो ये 2015 में जो स्थापना समिति की बैठक हुई उस समय इनको अधीक्षण अभियंता नहीं बनने दिया गया। सचिव ने तत्काल बोला कि आप आरोपी हैं, आपने घोटाला किया है। इनके जो सहकर्मी थे, जो साथ में काम करने वाले थे, नौरंग सिंह और राम परवेश सिंह जी को अधीक्षण अभियंता बना दिया और इनके प्रमोशन को रोक दिया गया। हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं भारती जी। राकेश सिन्हा साहब, देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि मैं इस बात को पहले भी कहा कि हम चर्चा पे परिचर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे सरकार या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं कांग्रेस का पक्ष रखने आया हूं इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि सरकार या कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और भ्रष्ट पदाधिकारी को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करती है और न करेगी। और हमें लगता है कि जो आपके माध्यम से जो समाचारें आई है, अगर उसमें तथ्य हैं तो स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री संवेदनशील है और विभागीय मंत्री भी संवेदनशील है। तो ज्यादा इस पे हमें नहीं लगता कि कोई परिचर्चा की आवश्यकता है। अगर तथ्य हैं तो मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील है और ऐसे किसी पदाधिकारी को, किसी भी पदाधिकारी को, चाहे वो कोई भी विभाग हो, अगर तथ्यों के साथ अगर उन पे दाग है तो वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि एक घोटाला होता है तो जब भी होता है, ठीक है, 5 लोग मान लेते हैं आरोपी हैं। ऐसी कैसी जांच रिपोर्ट बन सकती है कि उसमें से एक आदमी आरोप मुक्त घोषित हो जाता है, बाकी 4 लोगों पर आरोप अभी तक चल ही रहे हैं, उस पर ना मामला आगे बढ़ता है ना पीछे ही उठता है, कुछ भी नहीं होता है। उसमें से सिर्फ एक आदमी ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि बस उसको एकदम आरोप मुक्त कर देने का एक सिस्टम ने तय कर लिया, पहली चीज। और दूसरी चीज, मेरा सवाल यह है, मैं सरोज जी के पास इस बात को सवाल को लेकर के आ रहा हूं। सरोज जी, विधानसभा का सत्र चल रहा है अभी, ठीक है, ये वो ऐसी जगह है जहां पर
जनता से जुड़े मामले उठने चाहिए। राजीव जी भी यही बात कह रहे हैं कि ऐसे मामलों को लेकर के आप लोगों को हमलावर होने की जरूरत है। जिन मुद्दों से आम लोगों का सरोकार है, ऐसे अधिकारी जिन पर इस तरीके के आरोप हैं, राजीव जी का जिस तरीके का पॉइंट है कि भाई वो अधिकारी अगर कहीं पर किसी भी विभाग को अगर हेड करेगा तो उस विभाग का तो भगवान ही मालिक रहेगा ना, इसमें तो पुरजोर आवाज उठाने की जरूरत है। क्या मतलब विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई देगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से? देखिए अभिषेक जी, मैं पहले भी इस बात को कहा, फिर कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं उस बात को कि देखिए चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार का आलम है। इतने किस किस विभाग और कहां का पर्सनली किसी विषय को उठाने के लिए, अब कल विधायक दल की बैठक है, आपके न्यूज 11 में चल रहा है, सारे लोग देख रहे होंगे, हमारे लीडर लोग भी देख रहे होंगे, कल बैठक है, चर्चा जरूर होगी और ये सब विषय आएगा। लेकिन जब विधानसभा होता है तो उस समय कौन विषय, अब विषय तो अनेकों हैं, तो कौन विषय विधायक हमारे लेते हैं, किसको प्रमुखता उस समय की रहती है, किसको उठाना है, क्योंकि सरकार तो चर्चा कराती नहीं है, अंतोगतवा हंगामा होता है। तो जरूर ये विषय भी आएगा। अब मैं आग्रह करूंगा, सब लोग देख रहे होंगे, अगर लगेगा कि तो इस विषय को, लेकिन इस तरह के हजारों विषय, मैं एक बार और चर्चा कर रहा हूं। एक वीरेंद्र राम है, एक इरिगेशन के इंजीनियर हैं, बिल्कुल, उनको इंजीनियर इन चीफ बना दिया गया है ग्रामीण कार्य का। अब आप जो कि हो नहीं सकते हैं और चीफ इंजीनियर है वहां पर, तो कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे नमूने, जो हेमंत जी का जो नारा है, हेमंत है तो हिम्मत है, आप सोचिए कि उनके समय का ये जो है सो इनके जो घोटाले हैं, और जब ये आए तो फिर इनको पुरस्कृत कर रहे हैं। बीच में तो बातें आई है कि भाई आप ही बता रहे हैं, अमित जी बता रहे हैं कि 15 में उनको रोक दिया गया, प्रमोशन रोक दिया गया, उसमें सरकार थी भाजपा की रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन जिस समय यह हुआ, फिर अभी आए हैं तो वो लोग पुरस्कृत कर रहे हैं, और पुरस्कृत करने के लिए फिर लेकर के आए हैं, और विषय पर चर्चा कराइए तो पर्सनल टिप्पणी करके, और ताकि वो भी पर्सनल हम भी करें और बात ये हो जाए, यही चाहते हैं लोग। एक चीज बताइए कि अभी जो चर्चा हो रही है और विषय से विषयांतर, इस पर तो बताना चाहिए लोगों को। तो इन्होंने खत्री जी ने कह दिया कि भाई रिपोर्ट आया है तो सही होगा, और हम ही पर आरोप लगा दिए कि भाई ये आप लोग चर्चा, कौन क्या बनेगा, चर्चा क्यों करा रहे हैं। अरे क्यों नहीं चर्चा होगा? और अभी दो लोग आपके गेस्ट मेहमान हैं, अमित जी भी हैं, और एक आपने मेहमान को भी लाया, वो लोग हम पर ही आरोप लगा रहे हैं कि भाई इतने भ्रष्टाचार के आलम है, इतने घपले घोटाले हो रहे हैं, जल जंगल जमीन बेचने पर सरकार तुली हुई है, और आप लोग उठा नहीं रहे। हम पर आरोप लग रहा है कि हम उठा नहीं रहे। आप सोचिए कि हालात क्या है, ये आप समझिए। हम लोग तो उठा ही रहे हैं, लेकिन हालात कितने बदतर है। दो तो न्यूट्रल लोग हैं ना, वो बोल रहे हैं ना, तो इस बात पर जवाब देना चाहिए। तो पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। तनुज भाई देखिए अभिषेक जी, मैं फिर से पुनः उन चीजों को दोहराता हूं कि एक माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और माननीय विभागीय मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी की संवेदनशीलता और उनके कार्यों से उनकी संवेदनशीलता दिखती है। ठीक है, अब हम ठीक है एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो लगातार पर्सनल कह रहे थे, मैं इनसे एक पर्सनल और नॉन पर्सनल सवाल भी पूछता हूं कि आप की जब सरकार थी, ठीक है, आप 2013 में मंथ का गेम है, 13 जुलाई से हम थे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे नवंबर तक, जब चुनाव नहीं हुए थे। लेकिन चलिए उसकी बात हम छोड़ देते हैं। आप 5 साल तक थे, तो आप क्या कह रहे थे? राष्ट्रपति शासन में। अरे भैया उसके पहले तो आप थे ना, फिर ऐसे पूछ लीजिए। उसके पहले राष्ट्रपति कितना दिन का राष्ट्रपति शासन था? 8 महीना 9 महीना, ये भी उसके पहले, आपके पहले ये थे। अच्छा ठीक है, समय हुआ है, ठीक है, हुआ है, ये नहीं बोल रहा हूं, आपकी बात को मान लेते हैं कि आप बोल रहे हैं कि 2013 में, ठीक है, 13 जुलाई 2013 को माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था, ठीक है, हेमंत सोरेन जी ने। मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल तो आप पूरा थे ना, कि उसमें भी हम ही राज कर रहे थे। हाँ, जनता के दिल पे जरूर हम राज कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री कर रहे थे, वर्तमान हेमंत सोरेन जी कर रहे थे। आप कहां थे, इस पर जवाब दीजिए। है क्या? फिर आप इस तरीके का व्यंग्यात्मक बात कीजिएगा तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। गंभीरता, थोड़ी सी गंभीरता की मैं उम्मीद रखता हूं। अरे नहीं रोक तो मोदी जी रोक रहे हैं हंसना। अरे मोदी जी रोकना है, करनी पर। अरे आप कर रहे हैं भ्रष्टाचार और कर रहे हैं। मुद्दा नहीं है। राजीव कुमार जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे ले रहा हूँ। तमाम बातें आपने सुन ली है राजीव जी, तमाम बातें आपने सुन
बताइए ना, राजीव जी। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हाँ, आपके बातों रोने का के लायक मैं नहीं एक रहिएगा। फाइनल कमेंट अरे मुझे जनता आप पर हंसती है मुझे भाई, एक फाइनल आप क्या कमेंट हंसिएगा? मुझे एक फाइनल आप कमेंट रखिए डिबेट में। मुझे एक फाइनल कमेंट 5 साल राजीव तक जी क्या से कर रहे थे? पूछिए, चिल्लाने 5 साल के तक क्या राजीव कर जी रहे से लेने दीजिए मुझे फाइनल देखिए, कमेंट। पाँच राजीव साल जी तक क्या कर रहे थे? मुझे राजीव जी बताइए। खत्री जी मुद्दे को भटकाना नहीं है, चिल्लाने मुद्दे को का भटकाना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुद्दे को भटकाना नहीं है राजीव पूछिए ना जी। भैया। राजीव जी एक मिनट देखिए, एक मिनट बात करने दीजिए। देखिए, जब कभी भी सरकार कभी भी भ्रष्ट पदाधिकारी को प्रश्रय देगी तो समाज में गलत इंप्रेशन जाता है। और यदि आज जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यदि एलिगेशन है, और उस समय अमित जी ने कहा कि इन लोगों को, एक आदमी को वरी करके बाकी लोग अभी भी दोषी हैं और जांच का विषय है, उन्होंने कहा है लास्ट में, तो जांच होनी चाहिए थी, लेकिन जांच करेगा कौन? ये मेन प्रश्न यहां ये उठता है कि जांच होती नहीं है और जांच की जो धार है वो कमजोर है। यहां के हर एक विभाग में ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं, ऊपर जाके बैठेंगे। अब ये 1200 करोड़ वाली बात आप लोगों ने उठाया, तो लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड आएगा, जैसे सेवरेज ड्रेनेज में लोगों ने लूट लिया, आज जो है वो ये पेयजल वाला भी वही कहीं नहीं ना हो जाए, ये डर है लोगों में। बिल्कुल। इस डर को हम लोग चाहते हैं कि कम से कम सरकार अपने यहां कंसिडर करे। एक लास्ट बात हम बोलेंगे जी। सरकार को देखिए क्या है कि सरकार को कभी भी बंगाल जैसा नहीं बिहेव करना चाहिए। बंगाल की सरकार जो है वो अपने अपोजिशन, अपने जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उनको धमकाती है, मारती है। ऐसा काम हमको लगता है कि मैं थोड़ा कम बोल रहा हूं इस बारे में, क्योंकि मैं बहुत डिटेल बोलता और कुछ डिस्क्लोज करता। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक कंट्रोवर्सी हो, लेकिन सरकार को ये सब नहीं करना चाहिए कि लोगों को धमकाना, बिल्कुल, लोगों को उसको बोलना कि आप ऐसा काम मत करिए, ये गलत संदेश जाता है और बंगाल जैसा बिहेव करके झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक बात यहां बैठ करके कह रहा हूं, और ये बात रघुनंदन प्रसाद शर्मा, उनको जो लोग शह दे रहे हैं उस सिस्टम को भी याद रखनी चाहिए कि भाई हम न्यूज 11 भारत है, हमारा सरोकार इस बात से कतई नहीं है कि अभियंता प्रमुख कौन बन रहा है, नहीं बन रहा है। हमारे पास जो खबर है हम उस खबर को दिखा रहे हैं और पुख्ता प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। और एक बात बता रहे हैं कि आज हमने पहला अध्याय दिखाया है। दिस इज जस्ट फर्स्ट एपिसोड। याद रखने की जरूरत है कि यह न्यूज 11 भारत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरे के पूरे मनी ट्रेल को दिखाएंगे और बाकायदा सबूत के साथ दिखाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड भी टेलीकास्ट करेंगे सोमवार को। बाकायदा एक एक सबूत सामने रखेंगे यही डंके की चोट पर कि पैसा किधर से आया, पैसा किधर गया, पैसा किस किस ने लिया, आरोप मुक्त होने का खेल कैसे हुआ, उस खेल के खिलाड़ी कौन कौन है, एक एक बात दिखाएंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल डंके की चोट पर यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।